शेड्यूल कास्ट को उसकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी आजादी के समय से ही मिल गई थी। शेड्यूल कास्ट को उसकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी भारत का संविधान लागू होने से ही मिल गई थी, और शेड्यूल ट्राइब को भी उसकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिली है, लेकिन ओबीसी को उसकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिल पाई है। और उसी की वजह से जो है भारत के संविधान में जो आर्टिकल 340 है, जिसमें ये जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के उत्थान की बात कही हुई है, बाबा साहब ने जो है और उसमें विवरण दिया था कि राष्ट्रपति एक आयोग गठन करेगा और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की आबादी के हिसाब से जो हिस्सेदारी मिली उसी हिसाब से ओबीसी को भी हिस्सेदारी मिलेगी। मगर उसी क्रम में काका कालेलकर कमीशन का गठन हुआ, मंडल कमीशन का गठन हुआ, और उसी के आधार पर जो है 27% आरक्षण मिला। मगर जो 52% आबादी को 27% आरक्षण मिला, और उसी तरह से जो है वो शिक्षा से भी वंचित है, और इसी तरह से जो है बहुत सारे देश के धन धरती रोजी रोजगार में जो है वो उसका जो रिप्रेजेंटेशन है अभी भी जो है नाम मात्र के ही है, और उसी तरह से अब आरक्षण खत्म करने की बात हो रही है। तो यहाँ चर्चा का विषय रखा हुआ है, ये उच्च वर्ग की कठपुतली बनकर रह गया है ये ओबीसी। और इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय राजेंद्र साहू सर, और सुप्रीम कोर्ट के जो अधिवक्ता हैं, और आदरणीय ब्रज मेहरा जी जो जम्मू कश्मीर से हैं, और आदरणीय जो पंजाब से हैं, आदरणीय दिग्विजय सिंह देसवाल जी जो सहारनपुर से हैं, तितरो एक जगह है सहारनपुर में, वहां से आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और ओबीसी की लड़ाई लड़ते लड़ते आप भी इस समय तक आप पहुंचे हैं। तो मैं सबसे पहले चलना चाहता हूँ आदरणीय राजेंद्र साहू सर के पास। सर ये बताइए कि जो ये आज का जो विषय रखा हुआ है, इसमें उच्च वर्ग की कठपुतली बनकर रह गई है ओबीसी। आपको ये मतलब हम लोग इस बात को कैसे कहें, कैसे सिद्ध करें कि जो है कठपुतली बनकर रह गया, ये तो मैं तो जानता ही हूँ, लेकिन फिर भी जो है हम लोगों अपने दर्शकों को कैसे बताएं कि ये जो ओबीसी है उच्च वर्ग के नियंत्रण में कैसे है। जैसे हम आपको बताएं कि भंडारा कराता है, गोरक्षा आंदोलन में चलता है, गंगा आंदोलन में चलता है, राम मंदिर के आंदोलन में चलता है, और इसी के साथ साथ जो है ये क्या करता है कि जो है विभिन्न छोटे मोटे सामाजिक संगठनों को बना करके उनकी अवधि करता है, और मगर अपने आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी की ये मांग ओबीसी बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा है। तो इस तरह से जो है ओबीसी उच्च वर्ग की एक तरह से जो है कठपुतली बनकर रहेगा, जो उसको विभिन्न विभिन्न कामों में लगाए हुए। मैं राजेंद्र साहब सर के पास चलता हूँ, आदरणीय इस विषय पर विस्तार से चर्चा करें जी। धन्यवाद प्रोफेसर साहब आज के विषय रखने के लिए आपको, और आज के पैनल में शामिल सभी अपने भाइयों को जय भीम जय भारत कहते हुए मैं अपनी बात रख रहा हूँ जी। आपने ये जो मुद्दा आपने उठाया है कि ओबीसी जो है इस तरह का सवर्णों का किस तरह से कठपुतली बन गया है, जी जी, इसमें कोई दो मत नहीं। आपने बहुत ही सटीक और एक ज्वलंत मुद्दा उठाया है, और यह बात आज नहीं है बल्कि आजादी से पहले से भी ये चल रहा है ये बात, और अब भी वही बात चल रही है जी। अब आपने काका कालकर की रिपोर्ट की बात कही थी जी, तो वो रिपोर्ट में जो जितना भी रिकमेंडेशन था वो सारा विरोधाभासी था। कहने को तो वो आरक्षण के लिए कि ओबीसी आरक्षण की बात उसमें लिखी थी, लेकिन उसमें जो है वो कहीं न कहीं ओबीसी के आर्थिक आधारों पर ही आरक्षण देने की बात कर रहा था, और साथ में उसने महिलाओं को भी पिछड़ा गिन लिया था उसने। तो वह आरक्षण लागू करने में एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। कहीं न कहीं वो पिछड़ा के नाम पर सवर्ण महिलाओं को घुसाने की बातें हुई थी उसमें। और एक अपने शिव कुमार चौरसिया जी मेंबर थे काका कालकर कमेटी की, उन्होंने इस बात को कम से कम 85 उसमें अपनी विरोध दर्ज किए हैं उसमें, उस रिपोर्ट के बारे में। अंत में काका कालकर को ये रिपोर्ट को जो है वाइंड अप करने के लिए सिफारिश करनी पड़ी। तो वो रिपोर्ट एक झांसा था, उसमें अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो पता चलेगा ये रिपोर्ट एक जो कहने का कि ये हम आरक्षण देने तो जा रहे हैं, लेकिन वो एक ऐसा कि नहीं देने था वो,
अगर वो लागू होता तो और बुरा होता बहुत। तो इसलिए हमारे लोगों को समझ ना चाहिए इस बात को। पहले वो रिपोर्ट को पढ़ें कि किस तरह वो रिपोर्ट बनी है, उस रिपोर्ट में क्या क्या बातें थी। पूरा महिलाओं को उसमें पिछड़ा घोषित कर दिया गया था और सारे सवर्ण महिलाओं को घुसाने की बारी थी उसमें। ये सोच सकते हैं कि किस तरह। और ओबीसी में जो एक क्रीमी लेयर वहां उसमें लगाया गया था कि आप पिछड़े में क्रीमी लेयर उनको नहीं मिलेगा, तो आपको मिलना तो नहीं था, सीधी बात थी। अब रही बात कि आज जो हम लोग है ओबीसी के बारे में कि किस तरह आज भी वो पिछलग्गू बने हुए हैं। अभी देखिए कल से आपका कांवड़ शुरू हो गया है। कांवड़ में ठीक कर लीजिए कि 50-52% जो आपके ओबीसी हैं, कांवड़ में ये लोग जो है 75% यही लोग हैं। इससे अधिक ये कांवड़ ढो रहे हैं अभी भी। तो ओबीसी को क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये अभी इनको पता ही नहीं है। और खास करके अभी भी ओबीसी जो है एक ओबीसी नहीं बन पाया है। ये अभी भी जातियों में बटे हुए हैं, अभी भी ये जाति के पीछे भाग रहे हैं। इनकी जाति सम्मेलन बहुत तगड़े चल रहे हैं। और खास करके उनके जो ओबीसी में हर जातियों के उनकी अपने ही जाति पर पकड़ भी नहीं है। उनमें कई संगठन चल रहे हैं, खुद अपने में भी विभाजित हैं। तो सबसे पहले है सच पूछिए तो ओबीसी में अभी SC ST से भी कम जागरूकता है और इनका अभी शिक्षा भी कम है। ये अलग बात है कि अपना कुछ रोजी रोटी है उसके बलबूते जीवन यापन कर लेते हैं, किसान हैं या कोई व्यवसाय कर लेते हैं, तो थोड़ा ये सरवाइव कर रहे हैं अपने आप को। लेकिन जो इनकी है उस हिसाब से इनके पास अभी SC ST से भी ज्ञान, शिक्षा और चीजों में इनकी नौकरी ले लीजिए या इनका प्रतिनिधित्व ले लीजिए, उनसे भी बहुत कम है इनका। तो इनका आपसी विकास जो है वो सवर्णों के लिए बहुत मतलब कि सपोर्ट करता है उनको। और वो कभी नहीं चाहेगा कि ओबीसी इकट्ठा है। इसके लिए वो कभी राम मंदिर लेकर के आता है, कभी वो कुंभ मेला लेके आता है, तो कभी वो तीर्थ यात्रा लेके आता है, तो कभी वो कांवड़ यात्रा लेके आ रहा है। तो ऐसे सारे मुद्दे को आगे करके वो ओबीसी को हमेशा वो बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं और ओबीसी इन्हीं बातों में उलझा हुआ है। तो सबसे पहले ओबीसी को अपने महापुरुषों का ज्ञान नहीं है, उनके कार्य किए गए कार्यों के बारे में पता नहीं है, इनको अपने संवैधानिक अधिकार का पता नहीं है और इनके जो कार्यकर्ता हैं या नेता हैं वो अपने लोगों को भी जो है शिक्षित नहीं कर पा। सबसे पहला इनका काम है राजनीति, तो बाद में कर लीजिए, राजनीति कोई बड़ी बात नहीं है। आप पहले अपने लोगों को संगठित कीजिए, शिक्षित कीजिए, उनको अपने इतिहास के बारे में बताइए, उनके महापुरुषों के बारे में बताइए, उनके किए गए कार्यों के बारे में बताइए। जिस दिन इनको पता चल जाएगा अपने इतिहास और अपने महापुरुषों के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में, संविधान के अंदर इनको कितनी व्यवस्था दी गई है, प्रावधान किए गए, अगर उनके बारे में इनको पता चल गया तो फिर ये लोग सब कुछ करने के ले लेंगे। लेकिन एक राजनीति में हम लोग जो है एक इतना सा टिकट के लिए जो है आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, एक जात दूसरे जात की बजाय एक जात अपने जात से ही लड़ रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं ओबीसी करना घड़ी है, तो इन चीजों से निकलना पड़ेगा। जी सर, जी सर, जी आपने बहुत अच्छी बात की कि कहीं ना कहीं ये आपस में भी लड़ रहे हैं और एक तरह से जो है जो देखा जाए कि जो छोटे छोटे संगठनों में बटे हुए हैं। एक आपने एक बात कही बहुत बढ़िया कि जो है उनकी एक एक जाति में कई कई संगठन चलते हैं और एक संगठन का दूसरे संगठन से भी जो है तालमेल नहीं बन पा रहा है, तो आपस में ये बटे हुए नहीं बल्कि बांटे गए हैं। तो जो है जब जातियों के संगठन बना के काम करते हैं तो वो लोग बड़ा खुश होते हैं, वो उसमें पैरवी भी करते हैं, पैसा भी देते हैं, मीडिया में भी निकलवाते हैं। तो एक तरह से जो है ये बात चल रही है। तो यहाँ हम बता रहे थे कि जैसे आपने देखा होगा कि जैसे मंडल कमीशन का आंदोलन हुआ तो तुरंत जो है राम मंदिर बनाने की योजना चालू हो गई। उसी तरह से वो मंडल कमीशन लागू हुआ और उसमें जो है उसे लागू करने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट में चला गया तब उसके खिलाफ आंदोलन हो जाए तो राम मंदिर के मुद्दे को जोर शोर के साथ ले लिया गया।
उसी के साथ साथ फिर आगे चल करके जो है जब ये शिक्षा में आरक्षण की बात हुई तो तब हिंदू मुस्लिम एक बहुत बड़ी लड़ाई का विषय बन गया। तो इस तरह से जब इनके अंदर जागृति आई तो उस जागृति को जो है ये लोग कहीं ना कहीं लगवाने का काम करते रहे। तो यही बात है कि जो है आखिर ये वो लोग तय करते क्या, इतनी बात इसमें नहीं है। तो अब जो है बहुत जोर शोर के साथ चल रही है बात जो है क्या ओबीसी को डिवाइड किया जाए विभिन्न हिस्सों में। तो विभिन्न हिस्सों में डिवाइड करने वाले भी वही है, ओबीसी तो डिमांड नहीं कर रहा है तो विभिन्न हिस्सों में इसको डिवाइड किया जाए। अगर डिवाइड करने की बात भी है तो उसको 52% आबादी को डिवाइड करिए और उसको उसकी आबादी के हिसाब से हिस्सा देने की बात करिए। 27% को डिवाइड करने की बात कर रहे हैं। तो ये जो है कहीं ना कहीं वो उनका बनाया हुआ एजेंडा है, उस पर ये भी बात करते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि जो उच्च वर्गों की एक पॉलिसी है, जो हक अधिकार दबा के वो लोग बैठे हुए हैं और उस हक अधिकार को उनके हाथ से न निकल जाए, तो इस ओबीसी को बरगलाने में वो कामयाब हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ओबीसी अगर बटा रहेगा और माइनॉरिटी डटा रहेगा तो हम लोग हमेशा से काबिल रहेंगे। इस विषय पर मैं चर्चा करने के लिए जो है मैं ले चलता हूँ आदरणीय देशवाल साहब के पास। देशवाल जी जो है, जो आज विषय चल रहा है कि आप जो है भी बहुत बड़े जो है एक तरह से सामाजिक कार्यों में आपकी गहरी रुचि है और आप लगे रहते हैं, तो इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए आप जो है इसको कैसे किस एंगल से लेते हैं देशवाल जी? सर मैं कहना चाहूँगा, जब मैं छात्र जीवन में था जी और माननीय पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी ने 27% मंडल आयोग की जो सिफारिशें लागू करी ओबीसी के लिए, तो मैंने ये देखा कि हम जो ओबीसी के लोग थे, हमने ही आगजनी करी, हमने ही तोड़फोड़ करी, हमने ही स्टेशन जलाए, हमने ही गाड़ियां जलाई। और किनके लिए करा? हमने ये सब अपर कास्ट के लिए किया। और चोट किसको पहुंचाई? अपने जो है दलित वर्ग को चोट पहुंचाई। अगर दुकानें जलाई तो उनकी जलाई, जबकि लाभ हमें मिला था, लाभ पिछड़ा वर्ग को मिला था। और पिछड़े वर्ग के लोगों ने क्या काम करा? उन दलित वर्ग की दुकानें तो जलाने का काम करा, बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ने का काम करा, स्टेशन जलाने का काम करा। और ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ। और मैं मोदी नगर में छात्र जीवन से राजनीति कर रहा हूँ और मैंने जो है ये देखा कि जितने भी लोग उस समय ट्रेन फूंक रहे थे, स्टेशन जला रहे थे, मोदी नगर स्टेशन पूरा जला था, शालीमार एक्सप्रेस पूरी जली थी, तो वो आंदोलन मैंने देखा। और सर मेरे अंदर एक पीड़ा रही है कि हम लोग समझ नहीं पाते कि जो लाभ हमें मिला सर हमने उसको लिया नहीं। सर का ऑडियो ऑडियो थोड़ा सी कम आ रहा है। हाँ आ तो रहा है सर। ठीक है सर, प्लीज कंटिन्यू सर। हमने हो गया सर? जी हो गया। हमने जो है हमने अपनी लड़ाई लड़ी नहीं कभी। ओबीसी हमेशा बटा रहा। हम लोग अपर कास्ट के लोगों के साथ उठते बैठते हैं और कोशिश ये करते हैं अपने और भाइयों के साथ कि जो है हम उनके साथ उन जैसा दिखने के लिए दूसरे लोगों को, हम अपने ही भाइयों को जो है छोटा समझते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं, उनके साथ उठने बैठने का, कहीं वो लोग जो है हमारे साथ जो है वो भेदभाव ना करने लगे। और सर जब तक जो है पिछड़ा वर्ग एक नहीं होगा, अब आप देख लीजिए जाट जब शामिल किए गए बैकवर्ड में, क्या किसी ने विरोध किया? किसी ने विरोध नहीं किया। जब गुजर शामिल हुए, किसी ने विरोध नहीं किया। हम किसी का विरोध करते ही नहीं है। लेकिन आप देखिए जिस दिन हमारा जो है हमें एससी में शामिल करने की बात आई, दलित वर्ग ने कितना बड़ा विरोध किया। जबकि हम कहीं ना कहीं हर किसी न किसी स्टेट में एससी में आते हैं, हमारे साथ भेदभाव किया, हमारे पूर्वजों की गलती रही, हमारी गलती रही, मैं नहीं जानता। लेकिन जो हम कहीं ना कहीं एससी का ही हिस्सा है। लेकिन उसके लिए मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, एससी की जो लड़ाई लड़ी नेताओं ने लड़ी, सामाजिक आंदोलन कभी बना ही नहीं। अगर सामाजिक आंदोलन बनता तो इसमें सफलता हासिल हो जाती। आप देख लीजिए जहां भी धरने प्रदर्शन हुए, क्या लोग पहुंचते हैं? नेता पहुंच जाते हैं, सामाजिक लोग नहीं पहुंचते, आम आदमी नहीं पहुंचता वहां पे। अगर आज आम आदमी अपनी जरूरत को समझे कि नहीं इससे हमें लाभ होगा, हम शिक्षा में आगे बढ़ेंगे, हम नौकरियों में आगे बढ़ेंगे, हमारा हर जगह प्रतिनिधित्व होगा। हमारे किसी भी जो है सामाजिक नेता ने प्रतिनिधित्व की लड़ाई लड़ी नहीं है। अच्छा, नेताओं ने भी क्या किया है? नेताओं ने भी अपनी अपनी पार्टियों में अपना जो है प्रभाव हासिल करने के लिए समाज का उपयोग किया है।
समझे। जी 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 जितने भी धरने प्रदर्शन हुए वहां ये दिखा करके मेरे साथ इतने लोग हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं अपनी पार्टी में स्थापित करने की कोशिश करिए, अपने आपको स्थापित करने के लिए समाज का उससे कोई लेना देना नहीं रहा। कमियां दोनों तरफ से रही हैं। पिछड़ा वर्ग आप जाट के साथ बैठने लगो, गुजर के साथ बैठने लगो, वो आपको जो है हीन दृष्टि से देखता है। उसके बाद में आपके साथ यदि कोई कुम्हार, प्रजापति, सैन बैठने लगे तो हम उसे जो है हे दृष्टि से देखते हैं, ये हमसे छोटा है। उसके बाद अगर कुम्हार किसी सोनी के साथ या जो है पाल के साथ बैठ रहा है तो वो उसे हे दृष्टि से देखता है, ये हमसे छोटा है। फिर फिर सोनी साहब और जो है पाल साहब हमारे साथ बैठ रहे हैं तो वे हमें हे दृष्टि से देख रहे हैं कि ये हमसे छोटे हैं। तो हम एक दूसरे के जो है कुछ नहीं और है हमसे बड़ा कोई नहीं, अरे हमसे छोटा कोई नहीं, जबकि हम कुछ नहीं है। जी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। जो इस तरह की बातें जो है ये आ रही है इससे निकल करके कि जो बैकवर्ड एक ना हो काम है, तो इस तरह के तमाम हथकंडे चले, जैसे गुर्जर आरक्षण चला, मराठा आरक्षण चला, तो इस तरह से ओबीसी का जो कंसोलिडेटेड आंदोलन होना चाहिए था, उस आंदोलन को टुकड़े टुकड़े करने में जो है ना उच्च वर्ग हमेशा से कामयाब रहा, क्योंकि वो हमेशा हमने हमेशा उन्हीं लोगों के लिए काम किया। हमने हमेशा उन्हीं लोगों के लिए काम किया। जी जी जी, मैं चलना चाहता हूँ आदरणीय ब्रज मेहरा जी के पास। आपको मैं लूंगा सर, ब्रज मेहरा जी के पास जो है मैं चलना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर से आप हैं, आप भी आंदोलन में चले हो, आउट हो गए, लगता है नेटवर्क कनेक्टिविटी की हो रहा है, प्लीज आप कंटिन्यू करें। हमने जो है मैं उस समय जब ये आंदोलन हुआ, जब घोषणा हुई 27% आरक्षण की, मंडल आयोग की जो है सिफारिश लागू हुई, उस समय मैं नगर अध्यक्ष था NSUI का। मुझे सिर्फ इसलिए जो है इस्तीफा देना पड़ा था कि मैंने इन सिफारिशों का समर्थन किया था। मैंने इन सिफारिशों का समर्थन किया, मुझे इसलिए इस्तीफा देना पड़ गया था कि मैंने इसका विरोध क्यों किया। मैं विरोध क्यों करूंगा? उस समय मेरी एज ज्यादा नहीं थी, लेकिन मुझे जो है मेरे नाना जी थे, माननीय किशोरीलाल कश्यप जी, मुझे उनसे शिक्षा मिलती थी। मेरे पूर्वज से मुझे उनके जो है पापा जी हैं हमारे रामपाल सिंह देसवाल जी, ADO एग्रीकल्चर अब रिटायर हैं, मुझे उनसे शिक्षा मिलती थी। इसलिए मुझे जो है मेरा पूरा परिवार शिक्षित है, मुझे उनसे शिक्षा मिली कि मुझे जो है इसका जो है समर्थन करना चाहिए, और मैंने इस्तीफा दे दिया था लिख के कि मुझे जो है ये मेरे हमारे हित में हो रहा है, मैं इसका विरोध नहीं करूंगा, मैं इसका समर्थन करता हूँ। अगर कांग्रेस जो है इसका विरोध करती है तो मैं कभी कांग्रेस में जो है कांग्रेस की नीतियों का विरोध करते हुए इसको जो इस्तीफा दे रहा हूँ। उस समय की बात है ये। और तब से लेकर आज तक जो है आप देखिए कि फेसबुक पे भी जो है मैं हमेशा जो है पिछड़े वर्ग की लड़ाई लड़ता हूँ, समाज की लड़ाई लड़ता हूँ। जब जहाँ भी कोई बात होती है इस तरह की, मैं हमेशा भाग लेता हूँ, समझे। और मैं यही चाहता हूँ कि सामाजिक आंदोलन जो है वो जब तक नहीं बनेगा, हम कहीं भी किसी भी स्तर पर कोई भी सफलता हासिल कर ही नहीं सकते, क्योंकि राजनीतिक अगर कोई आंदोलन है तो उसका अपना अपना जो है स्वार्थ होता है। सामाजिक आंदोलन जो होता है उसका स्वार्थ नहीं होता। सामाजिक आंदोलन जो होगा उसका लाभ हर किसी को मिलना है, लेकिन जो राजनीतिक आंदोलन होगा उसका वो उस पार्टी तक या उस व्यक्ति तक सीमित होकर रह जाता है जो उसका नेतृत्व कर रहा होता है। जब सामाजिक नेतृत्व होगा तो सामाजिक नेतृत्व का मतलब होता है कि उसका नेतृत्व जो समाज की तरफ से किया जा रहा है। बेशक उसमें जो है राजनीतिक लोगों की उपस्थिति दर्ज हो या हमारे जो है शिक्षाविदों की या हमारे जो है जो विधि विशेषज्ञ हैं उनकी उपस्थिति दर्ज हो, लेकिन वो सामाजिक आंदोलन होगा, उसमें किसी नेता का नेतृत्व नहीं होगा। और सामाजिक आंदोलन अभी हमारे देखो कितने जो है मर्डर हुए बहनों के, भाइयों के हैं। सामाजिक आंदोलन हम नहीं बना पाए ना। तो ये हमारी कमजोरी है कि हम जो है हमारे अधिकारों से हमें वंचित किया जा रहा है, हमारी आजादी से हमें वंचित किया जा रहा है, और हम इसके लिए आवाज नहीं उठा पा रहे। अगर आज मेरे पड़ोसी की गर्दन कटी है, कल को मेरा नंबर आएगा। अगर मैं उसके साथ नहीं खड़ा तो कल को वो मेरे साथ नहीं खड़ा होगा। तो ये सब बातें हैं पिछड़ा वर्ग के लोगों में, और इसमें सामाजिक बनाने की जरूरत है। आपको यहाँ रोकते हुए मैं चलता हूँ ब्रज मेहरा जी के पास जम्मू। जी ब्रज मेहरा जी, जो है आज डिस्कशन चल रहा है क्योंकि नेटवर्क की कमी के कारण आप बार बार कट जा रहे हैं। सर जो है ये जो चल रहा है कि उच्च वर्ग की कठपुतली बनकर रह गया ये पिछड़ा वर्ग, इस विषय में आपका क्या कहना है सर? पहले तो नमस्कार, जय श्री कश्यप, जितने पैनलिस्ट हैं और आपको प्रोफेसर साहब। ये मेरा दुर्भाग्य है कि जहाँ जम्मू कश्मीर में नेटवर्क की समस्या है, जहाँ 2G चल रहा है और वो बार बार कट रहा है।
तो मैं आपका ये प्रोग्राम नहीं देख पाया बीच में। तो जो आप जो कह रहे हैं ना कि कठपुतली, उसमें मैं ये कहूंगा कि कठपुतली हमारा समाज नहीं है। हाँ, समाज के नेता तथाकथित सो कॉल्ड लीडर्स कुछ सारे नहीं हो सकते हैं कठपुतली, बाकी जो हमारा समाज है बेहद मेहनती, तपस्वी, यशस्वी, जैसा ये लोग अपने धुन में मस्त है और ये अपने मन से अपने से सोचते हैं और ये काम कर रहे हैं और ये आशा रहे बैठे हैं कि कल को शासन प्रशासन हमें जो है रिजर्वेशन की या हमारी देखभाल का कोई प्रबंध करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब जो हमारा समाज दिमाग से सोचेगा। लगता है नेटवर्क की वजह से जो है आज बड़ा डिस्टरबेंस है, नेटवर्क बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है आज। लगता है जम्मू कश्मीर से जो है कनेक्टिविटी बहुत कम है और वो कट जा रहे हैं। आ गए जरा देखता हूँ जी। जो मैं बात कर रहा था फिर कट। तो उसमें ऐसा है कि जब दिमाग से बात काम करेंगे ना, तो ऐसा जो है जो सरकार की दूसरी अपने सरकार की और समाज की जो दृष्टि हम पर है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि जो हमारा समाज से समझा कि हम ध्यानदार हैं, हम ईमानदार हैं, समाज भी ईमानदार होगा और सरकार भी ईमानदार होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जो सरकारें हैं, जो पिछली सरकारें रही या आपकी सरकारें हैं, ये तो अपने ही ढंग से चलती है ना, और वो हमारे समाज को बांट देते हैं, हमारे सो का लीडर्स को अपने हक में कर लेते हैं और जो बात जो है हमारी समाज तक पहुंचती ही नहीं है। तो मैं आज तो की बात करूंगा। जम्मू कश्मीर में आप देख लीजिए अभी भी 2G चल रहा है, हमारे साथ बड़ी ही बेइंसाफी होती है और हमें 1% जहाँ सुविधा थी वो भी OFC के नाम पर, अदर बैकवर्ड कास्ट के नाम पर नहीं, अदर सोशल कास्ट के नाम पर। आज की डेट में 30 है, 2% किया है, 30 है। आप देखो, और जो सरकार की राजस्थानी है कि ये 100 पोस्टें कब निकालेंगे, कब 2 बंदे हमारे लगेंगे। तो लिहाजा गवर्नमेंट की ये साजिशें होती रही हैं, पिछली गवर्नमेंट की भी, इस गवर्नमेंट की भी। अब लोग बैकवर्ड क्लासेस के इन्होंने भरपूर तोड़फोड़ किया, पूरा समर्थन किया इस सरकार का, पिछली सरकारों का भी, और खासकर इस सरकार का कि 370 हटेगा, 35 हटेगी तो हमारे लोगों को ऑटोमेटिकली 27% मिलेगी। लेकिन गवर्नमेंट ने उसी समय एक बयान दिया, वक्तव्य दे दिया कि जो हमारा जम्मू कश्मीर में वैसा ही चलेगा जैसे बाबा आजम के जमाने से चल रहा है। देखिए, हाँ, इसमें हमारी जो कमजोरी ये रही कि हमारा समाज एकजुट नहीं हुआ। जैसे मैं पहले कहा, दिल से दिमाग से जब हम इकट्ठे होंगे, सोच इकट्ठी होगी और 100 का लीडर जिनका मैंने कल जिक्र किया उनको हटाएंगे और अच्छे लोगों को आगे लाएंगे और लोग जो है संघर्ष करेंगे। जब पिछली गवर्नमेंट सुनती है इनकी समाज की आवाज वहां तक जाए और शासन ये समझता है, प्रशासन ये समझता है इन लोगों को रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि पास बात नहीं आ रही है और हमारा इतना मासूम है, बोला है, बड़े काम में मस्त है, वो इसी उम्मीद पर कि हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो फिर बार बार कहूंगा कि हमारा समाज क्या वो जम्मू कश्मीर का है, क्या भारत का है, जब तक दिमाग से नहीं सोचेगा, दिमाग से काम नहीं लेगा, तो वो अपने ध्यानदार हैं, ईमानदार हैं, अपने काम में मस्त है। सारे जितने भी हिस्सेदार हैं हमारे ओबीसी की जितनी भी बरादरी हैं, और जम्मू में बात करूं तो 30 बरादरी है और बाकी हिस्से में कभी छाटे तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो है वो एकजुट हो जाए, दिमाग थोड़े से दिमाग को झटका लगे कि भाई दिल से हम जो ठीक कर रहे हैं उसका असर नहीं हो रहा। और दिमाग की बात है, जब तक हम लोग इकट्ठे नहीं होंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक होने वाला नहीं है। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि जब तक एकजुट नहीं हो पाएगा तब तक ही समाज की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। तो अब वकील साहब जो है ना, बहुत कई बातें निकल करके आई। एक तो ये कहा कि जो है ना, हमारी इन जातियों में जो है इस तरह के समर्पण का अभाव है, जो हम एक दूसरे को मिल करके एक बहुत बड़े जन आंदोलन की तैयारी करें।
और दूसरी बात यही कि जो है ना, जो छोटे छोटे संगठन है वो उनमें वो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करके वो जातियों के संगठनों को तो चला देते हैं, और बल्कि जो ओबीसी का जब आंदोलन कहीं बनता होता है तो उसको विखंडन करने का काम करते हैं। तो वकील साहब जो इस बात पे क्लियर करने का कष्ट करें, जो 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 ओबीसी अभी तक जो है क्यों, किन बातों के आधार पर जो है अभी तक जुड़ नहीं पाया। मैं अभी आपको लेने से पहले, प्रमोद जी बार बार आउट हो जा रहे हैं, मैं आपको फिर लूंगा, पहले मैं प्रमोद जी से एक बार बातचीत कर लूँ। आप जब पंजाब से, प्रमोद जी जो है, आप नेटवर्क की कमी के कारण आप बार बार कट जा रहे हैं। अभी जो डिस्कशन चल रहा है 17, मतलब ये जो हमारा जो कुछ वर्ग है उन्होंने कुछ पुतली बना के रखा है इस ओबीसी को, इसमें आपका क्या कहना है? जी सर, देखिए, पहले तो सभी महान भवों को हमारा प्रणाम। आपके माध्यम से जो अभी हम लोग यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग में इकट्ठा हुए हैं, तो सर ऐसे है कि जैसे सब लोग जानते हैं कि अभी 70 साल से हमारा ओबीसी समाज एक जीविका जीने के लिए कोल्लू के बैल की तरह काम कर रहा है जी। और उस कोल्लू के बैल के आगे हम जो मुख लगाते हैं अपना, जो हमारी आवाज संसद तक पहुंचाए, या हम जो चाहते हैं हमारा कोई नेता बड़ा बन के आगे जाके ओबीसी समाज की दिक्कतों को बताए, हमारी जीविका के दुख बताए, हमारे बच्चों के जो एजुकेशन सिस्टम खराब पड़ा है उसके लिए बताए, हमारे आने वाले समय में जो रोजगार नहीं उपलब्ध करवा रहे हैं हमको उसके लिए बताए। तो वहां पे क्या होता है कि जो हमारा मुख, जिसको हमने अपना मुख बना के भेजा संसद में किसी नेताजी को, तो वो लोभ सत्ता के पक्ष में समाज को भूल जाते हैं। ठीक है जी। तो वहां पे उनको ये बताया जाता है कि अभी आप यहाँ सत्ता को भोगो और अपने समाज को छोड़ दो। तो इसलिए वो नेताजी भूल जाते हैं कि जिन्होंने मेरे को मुख बना के, जीवा बना के अपने दुख सुनाने के लिए यहाँ पे भेजा है, वो समाज पीछे छूट गया। तो इसी त्रासदी के चलते आज तक हम लोग कुछ नहीं कर पाए। हमारा समाज अभी भी 70 वर्ष से आप संविधान के लागू होने के बाद ज्यों का त्यों बैठा हुआ है। आज जन जागृति बहुत है, हमारे बहुत ज्यादा संगठन काम कर रहे हैं भारतवर्ष के अंदर, लेकिन वो संगठन अलग अलग जिलों में, केंद्र में, या आप मान के चले कि जिला स्तर हो गए, प्रांतीय स्तर हो गए पे बैठे हैं। तो इन सब को हम चाहते हैं कि आवाहन करें कि ये महाशक्ति के रूप में जब तक नहीं उभरेंगे तब तक हमारे ओबीसी समाज को कोई सुनने वाला नहीं। मुश्किलें ढेरों हैं, समाधान एक है, सबको एकत्रित होकर महाशक्ति के रूप में आना पड़ेगा। 52% ओबीसी, और इस भारतवर्ष में हम लोग एक नकारात्मक शक्ति के रूप में रह रहे हैं जी, जिनकी यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही। जी जी जी। आप सब अनुभवी लोग हैं जी, समाज का विश्लेषण करते हैं, समाज का चिंतन करते हैं। तो हम आपसे भी यही अनुरोध करेंगे कि जब तक हम लोग अपने प्रांतीय क्षेत्रीय संगठनों को एकजुटता में नहीं लाएंगे तब तक सरकार हमारी कोई नहीं सुनने वाली। जी जी। हमारे बच्चों के जो अधिकार हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार है, हम अपने संवैधानिक अधिकार के लिए आग्रह कर रहे हैं। कोई हम किसी के साथ जबर जुल्म नहीं कर रहे। संवैधानिक अधिकार हमारे चाहिए ओबीसी समाज के। हमारी प्रमुखता यही रहेगी कि हमारे बच्चों को एजुकेशन सिस्टम में उतारा जाए, जहां पे हमारी नौकरियां बनती हैं वो दी जाएं, राजनीति में हमारी भागीदारी हो। और ये हम उन संगठन के जो खुद को अपने आप को संगठन का संचालक बुलाते हैं, उनको ये बताना चाहेंगे कि जब तक आप लोगों की एकजुटता ही समाज को आगे बढ़ाएगी। जी जी। तो ये हम लोगों को समझना चाहिए। या हम अभी पंजाब क्षेत्र में रहते हैं तो पंजाब को ओबीसी समाज जो है उसको एकजुट करने में लगे हुए। ऐसे ही हर क्षेत्र के अपने अपने प्रांतीय जो हैं उनको इकट्ठा जब तक नहीं कर पाएंगे तब तक हम लोग असफल रहेंगे। आज 70 वर्ष के बाद जो हमारे हालात हैं, आने वाले 70 साल के बाद भी हमारे यही हालात रहेंगे, क्योंकि सरकारें नहीं चाहती कि हम और कोई भागीदार खड़ा करें। वो कहती कि जैसे आप चल रहे हो वैसे चलते रहो। ठीक है भाई, आप लोग यहाँ भारत के वासी हो, आप रहो, आपको घूमने की आजादी है, बोलने की आजादी है, खाने पीने की आजादी है, काम की आजादी है, लेकिन हम लोग आपको यहाँ पे भागीदारी नहीं देना चाहते। तो ये जो बुद्धिजीवी वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग को सोचना चाहिए कि वहां तक जाने की जो मंजिल का हमें पता है लेकिन रास्ते नहीं पता है।
मंजिल हमारे सामने है लेकिन रास्ते नहीं है, क्योंकि हम लोग बटे हुए हैं सर। और वकील साहब जो है ना, आप प्रमोद जी की बात से जो है तो क्लैरिफाई करिए, जो आप कह रहे हैं कि जो बुद्धिजीवी बटे हुए आपस में, बुद्धिजीवियों ने अपनी भूमिका नहीं निभाया उस पिछड़े वर्ग को एक करने के लिए। जी सर। जी हाँ प्रोफेसर साहब, आपने जो भी बात रखी है और अपने जो हमारे भाई साहब उपस्थित है यहाँ पर, उन्होंने भी अच्छी टिप्पणी रखी है। इसमें कोई दो मत नहीं कि हमारे समाज बहुत ही ईमानदार हैं, भोले हैं, भाले हैं, सीधे हैं। इसी के बजाय वो हमेशा ठगे जा रहे हैं। और हमारे समाज के जो लोभ बस, लालच बस जो है, अपने समाज को बरगला करके और उनके हथकंडे बन रहे हैं। अभी जो राजनीतिक के पार्टियों की कुछ चर्चा हुई है, तो पार्टी चाहे कांग्रेस रही हो या भाजपा है या इनके समर्थन वो आपका जो है देवगौड़ा की सरकार रही हो या मायावती की सरकार रही हो, तो आप देखेंगे कि इसका चरित्र एक था। पार्टी पर मत जाइए, पार्टी तो आपसी और जाति रखती है, इनको चलाने वाले का चरित्र आप जाइए। हर पार्टी को चलाने वाले ब्राह्मण वर्ग, चाहे वो आवाज आ रही मेरी? जी आवाज कट कट के आ रही, थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा आवाज में डिस्टर्बेंस। अच्छा, मैं थोड़ा सा स्पेस चेंज कर लेता हूँ। हाँ, अब ठीक है आवाज? आवाज ठीक है, अब ठीक है ना? ठीक है सर। हाँ, तो आप देख लीजिए कि ये किसी की भी सरकार रही हो, उसको जो चलाने वाले लोग हैं वो हमेशा एक ही रहा है, ब्राह्मण रहा है। हर जगह उसकी उपस्थिति 70, 75, 80% हमेशा रही है। कांग्रेस के रूप में हो या बीजेपी के रूप में हो या कम्युनिस्ट में भी देख लीजिए उनकी क्या है वो। तो हमको पहले ये ना भूलना चाहिए, किसी पार्टी के रूप में हमको जज नहीं करने के बजाय हमें वो देखना पड़ेगा ये पार्टियां किस वर्ग के हाथ में है, तो सबसे पहले वो देखने की जरूरत है। अब जैसे हमारे ही लोग, अगर कोई पार्टी में मुखर हो जाता है तो अगली बार उसको साइड कर दी जाती है पार्टी से। इन पार्टियों को कोई पढ़ा लिखा या कोई विचारक या कोई ज्ञानी SC, ST, OBC का कैंडिडेट नहीं चाहिए, इनको तो चाहिए इनके साथ हाँ में हाँ मिलाने वाला। अब देख लीजिए कितने भी हमारे कैंडिडेट इनको उतारते हैं ये लोग, उनकी शिक्षा क्या रहती है और उनके अपने कैंडिडेट की शिक्षा का स्तर कितना होता है। तो ये देख लीजिए कि अपने कैंडिडेट भी हमारे लेते हैं वो, तो वह छांट के लेते हैं कि ताकि उनके खिलाफ कोई आवाज ना उठा सके। दूसरी बात है कि हम लोग भी जब हमारा कोई प्रतिनिधि उस पार्टी में मुखर होता है और उसको अगर उस पार्टी से निकाल दिया जाता है तो फिर हम लोग उसके पीछे नहीं रहते हैं, फिर हम लोग भी उसके पीछे भाग जाते हैं। तो ये भी देखने बड़ी बात है कि हम अपने, हमारा लोग, हमारा नेता हमें साथ क्यों नहीं दे पाता है, इसलिए कि समाज भी उसको कल साथ नहीं दे पाता है। कई आपके अभी जो है एक सावित्रीबाई फुले बीजेपी में उन्होंने विरोध किया, उनको टिकट काट दिया। उदित राज जी ने विरोध किया, संसद में थोड़ा आवाज उठाए तो उनके टिकट काट दिए। लेकिन आज उनकी क्या हालत है, हम लोग उनको साथ दिए नहीं दिए। तो हम लोग भी कहीं न कहीं इस चीज को देखना पड़ेगा कि अगर हमारे नेता नहीं बोल पा रहे हैं तो उसमें हमारी कहीं न कहीं कमजोरी है। अगर उनको निकाल दिया गया है, खदेड़ दिया गया है, तो हमें साथ अगर खड़े होकर उनका साथ देते, उनको अगर निर्दलीय भी जिता देते तो वो पार्टी को डर हो जाता कि ये समाज इकट्ठा हो गया है, अगर ये चाहेगा तो कल 545 निर्दलीय भी जिताने की ताकत है। इस ओबीसी को 52% ओबीसी है, 52% वोट जिसके साथ होगा वो तो कोई भी सत्ता कायम कर सकता है, वो तो निर्दलियों को जिता करके भी अपनी सत्ता कायम कर सकता है। तो हम लोग भी कहीं न कहीं इस चीज को अपने लोगों के पीछे नहीं रहते हैं, सिर्फ हम वही देखते हैं जो पार्टियां चाहती है वही हम लोग करते हैं और उन्हीं के इशारे पर हम नाच रहे हैं। तो इसीलिए जो है पहले नंबर एक, हर पार्टी का चरित्र को देखिए, उसका चरित्र क्या है, और वो चरित्र हमारे विरुद्ध हमेशा रहा है। वो किसी भी नाम से आया हो, आज
चाहे बंगाल में ममता बनर्जी आ गई हो, या आपके नवीन पटनायक हो, या उद्धव ठाकरे हो, इन सबका एक ही चरित्र है। वो आपको खाली एक टाइम फ्रेम के लिए वो आ जाते हैं कि ताकि जिनको आप नफरत करते हैं उनको भूल सकें थोड़ी देर के लिए आप उनको। तो हमें हमारा कहीं न कहीं इस तरह का नहीं बन पा रहा है। एसपी बीएसपी अगर आया तो वो सिमट गए कुछ दिनों में, अब कुछ दिन में लालू जी सिमट गए, तो हमारे लोगों को वो चलने नहीं देंगे, और हम लोग भी उसको अपने लोगों के साथ खड़े नहीं होते। उनके बहकावे में आकर के अपने लोगों को गाली गलौज, चोर और उनको भ्रष्टाचारी हम समझने लग जाते हैं। और एक आप देख लीजिए कि आज मीडिया उनका है, कोर्ट उनका है, जांच एजेंसी उनका है। हमारे लोगों को अगर वो फाइट करते हैं अपने अधिकारों के लिए, अपने लोगों के लिए, तो उनको अपराधी घोषित करके उनको जेल में डाल दिया जाता है, उनको सजा कर दिया जाता है, और हम लोग उन्हीं के भाषा बोलने लगते हैं कि वाकई ये लोग अपराधी हैं और ये लोग जो है भ्रष्टाचारी हैं। लेकिन कभी आपने ये देखा कि हमारा तंत्र किसका है? कौन सा तंत्र यहाँ है जो हमारे लोग इतनी कार्रवाई कर रही है? और जो लोग हजारों करोड़ रुपए लेकर के बाहर चला गया है, उसके पीछे तो एक चूहा भी नहीं भेज पाई इसने, ना उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज किया है, ना उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा है। इतने लोग यहाँ भगौड़े, एक भी एससी एसटी ओबीसी या किसी माइनॉरिटी का नाम निकाल दीजिए, उसमें माइनॉरिटी के नाम पर हम लोग ये बवाल काट रहे हैं, उस माइनॉरिटी का भी एक आदमी उसे निकाल दीजिए। तो हम लोग कहीं न कहीं जो है उनके बहुत सारे हथकंडे में, षड्यंत्र में फंसे हुए हैं, और इस चीज को समझना पड़ेगा हमें। उनके षड्यंत्र को जब तक नहीं समझेगी, ये जो षड्यंत्र इनके हो रहे हैं जी वकील साहब, जो षड्यंत्र की बात आप कह रहे हैं, ये जो षड्यंत्र में हम फंसे हुए या हमें फंसाया गया विभिन्न प्रकार के षड्यंत्रों में, ये दोनों बात है। वो चक्रव्यूह की रचना करता है और आपको चैलेंज करता है। अभिमन्यु के लिए चक्रव्यूह बनाया गया था और उसको चैलेंज दिया गया था कि आप आओ और इसको तोड़ के दिखाओ। तो हम लोग भी वही हैं, हमको चैलेंज दिया जाता है कि आप आइए और इस चक्रव्यूह को तोड़िए। हम लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं उसकी बातों को कि हमें क्यों वो चैलेंज करता है, क्यों बुलाता है। तो हम लोग भी जो है थोड़ा सा जोश में होश खो बैठते हैं और इस तरह से फंस जाते हैं उनके। कश्मीर की तरफ चलता हूँ। ब्रिज मेहरा जी जो है, आप 17 जातियों के आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई आपने, और कश्यप महासंघ में भी आप लंबे समय तक काम करते रहे। तो हमारी इन कश्यप निषाद वंचित जातियों का भी चरित्र क्या रहा? इसी तरह का रहा कि हम भी किसी न किसी के शिकार होते रहे, या हम अपने स्वयं बन गए थे, या हमें शिकार बनाया जा रहा था? ब्रज मेहरा जी। देखिए जी, जो पहले भाई साहब ने जो बात कही है बिल्कुल सही की। ये लोग जो पार्टियां हैं हमारी सगी नहीं है, इन्होंने बांट और जो अंग्रेजों का जो फार्मूला है डिवाइड एंड रूल वही अपनाए रखा। इसमें हमारी बिरादरी के भी ऐसा ही हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारा जो है, हमारे कश्यप निषाद ओबीसी के सब सेगमेंट से बड़ी है। और बड़े भाई जी कनेक्टिविटी जो है बहुत जो है की बड़ी प्रॉब्लम है सर के साथ जो है ना। मैं अब जो है उसी बात को देशवाल साहब से सवाल पूछूंगा, क्या हमारी जातियां भी शिकार रहे हैं उस चीज का, या हमको शिकार बनाया गया है? क्या हम स्वयं बन करके शिकार बने हुए हैं? देशवाल जी। नहीं, हम शिकार बने नहीं है, हम तो खुद शिकार हो रहे हैं। हमें तो शिकार बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा समाज हर तरह से पिछड़ा है। हर शिक्षा में हम पिछड़े, आर्थिक स्तर पर हम पिछड़े, सरकारी नौकरियों में हम पिछड़े, तो हमें शिकार बनने की जरूरत ही नहीं, हम तो खुद शिकार हो रहे हैं। कोई किसी को जो है हमारे गर्दन पे तलवार चलाने की जरूरत नहीं है, समझे जी। अगर हम किसी के पास जाते हैं कि भाई इस तरह से आरक्षण का आंदोलन है, वहां पे धरना है, आप लोगों को आना है, तो वो ये कहते हैं कि हमें इससे क्या लाभ है, हमारे तो बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं। और जब हम ये कहते हैं कि बच्चे को पढ़ा क्यों नहीं रहे हो, तो ये पढ़ लिख कर करेंगे क्या? फिर भी यही काम करना है, फिर भी खेतों में ही काम करना है, फिर भी डले धोने हैं। तो उन्हें यही नहीं पता कि अगर ये लोग पढ़े, हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो तभी तो जो है नौकरी की लाइन में लगेंगे। जब वो तुम उन्हें पढ़ाओगे लिखाओगे नहीं तो लाइन में खड़े होंगे कहाँ भाई? मजदूरों की लाइन में खड़े होंगे जाके। तो हमारे लोग इन बातों को नहीं समझते कि पढ़ने लिखने का फायदा क्या है।
और वो ये लेके कह देते हैं कि आप लोगों को फायदा मिलना है, आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप तो अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हो, हमारे लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे। तो ये सारी जो है स्थिति है, जब तक हमारे जो है स्वयं सेवक स्तर पे स्वयं सेवी संस्थाएं नहीं बनेंगी, एक स्वयं सेवक दल तैयार नहीं होगा, हर गांव में जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो निस्वार्थ जो है अपने लोगों को अपनी जाति तक सीमित न रख के पिछड़े वर्ग के बच्चों को जो है शिक्षित करें, तो उससे लाभ होगा। वहां से जो है आरएसएस क्या है, आरएसएस ने एक आंदोलन चलाया, एक संगठन बनाया, फिर उससे एक आंदोलन चलाया, उससे आज पूरे देश में सरकार बना ली। तो हमें एक ऐसे ही आंदोलन की जरूरत है, छोटे छोटे हमारे स्कूल हो, छोटे छोटे कोचिंग सेंटर हो, हमारा स्वयं सेवक दल हो, जब भी कोई सामाजिक प्रोग्राम हो। सेवा तो कोई समाज की करना ही नहीं चाहता, सीधे नेता बनना चाहता है। दिक्कत यहाँ है। जी। अगर आप किसी को जो है कह दोगे जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। मतलब एक आप जो कह रहे हैं जो है छोटे छोटे जो है हमारे जो है इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनना चाहिए जो हर स्तर पर खड़ा होकर के आए। अच्छा, आपका सुझाव है। प्रमोद जी, इस संबंध में आपका क्या कहना? जैसे हमारी जो जातियां हैं, जो 17 जातियां हैं, ये भी खूब जो है बरगलाई हुई है किसी न किसी रूप में जो है, और जो है एक जो पिछड़े वर्ग का एक बहुत बड़ा मूवमेंट बनना चाहिए था, उस तरह का मूवमेंट बन नहीं पाया। उस मूवमेंट को बनाने के लिए इनकी क्या भूमिका हो सकती है? जी, ओबीसी का एक बहुत बड़ा मूवमेंट बनाने के लिए इनकी क्या भूमिका हो सकती है? जैसे ये शिकार बनी हुई है उस तरह का, इस पर विचार चाहिए आपको। जब कोई नहीं करना चाहता। जी सर, आ रही आवाज जी? आ गई आवाज, आ गई जी सर। देशवाल जी के शब्दों से मैं पूर्णतः सहमत हूं कि हर आदमी नेता बनना चाहता है। सामाजिक किसी के मन में कोई भाव नहीं है कि मैं समाज का भला करूं या हमारा समाज आगे कैसे बढ़े। ओबीसी को लेकर के कोई ऐसी भावना नहीं रखता कि ओबीसी को ऐसा सत्ता पक्ष अपना निरपक्ष रूप में मिले। हम कुछ ऐसा करें कि हर तरफ ओबीसी का अपना झंडा हो। जी। आपने देखा कि कुछ नेताजी आए हमारे, लेकिन वो जब सत्ता में गए तो समाज को दुत्कार दिए। लेकिन वो नेताजी ये भूल जाते हैं कि सत्ता मात्र 5 साल के लिए है और समाज ओबीसी आजीवन के लिए है। तो हम अपना काम आजीवन के लिए करना जब शुरू करेंगे तब हमारा समाज आगे चलेगा। जब तक हम मात्र अपना सोचेंगे कि मैं नेता बनके वो 5 साल के लिए कुछ अच्छी गाड़ी मिल जाए, अच्छा घर, अच्छा बंगला मिल जाए, तो वो आदमी तरक्की कभी नहीं समाज की सोचेगा। हमारा मानना है कि सर स्व भावना से जो आदमी करेगा कि मैं ओबीसी के लिए समर्पित हूं, ओबीसी समाज के लिए समर्पित हूं, ऐसे लोग आगे आए जो ओबीसी का झंडा उठाएं, ओबीसी समाज को इकट्ठा करें। छोटे छोटे प्रांतीय क्षेत्रों में हम लोग जाएंगे, जहां हो सकेगा सबके सहयोग से, सबका साथ होगा, सबका विकास तभी बन पाएगा जी। अदरवाइज हम कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक हम लोग मन से ना ये भावना निकालें कि मेरे को ओबीसी समाज के लिए काम करना है, ना कि अपने खुद के लिए। जी, बहुत अच्छी बात कही वकील साहब। जो है एक ओबीसी का एक सशक्त संगठन का निर्माण कैसे होगा जो स्वार्थपूर्ण, मतलब जो निस्वार्थ हो, और ओबीसी को उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी दिलवाने के लिए, रोजी में रोजगार में, धन में धरती में ये हिस्सेदारी दिलवाने के लिए काम करे, और इनकी कठपुतली ना बनकर रहे। जैसे काशीराम साहब कहते थे, जिसका हम इस सहारा लेंगे उसका इशारा भी मानना पड़ेगा। इस तरह से कोई एक ऐसी नहीं, उनकी गैर राजनीतिक जड़ें कैसे मजबूत होगी? हम जो है किसी के शिकार कैसे हो जाते हैं, उनके शिकार हम कब हट जाएंगे, उनके जो है उसकी चुंगल से कैसे निकले जाएंगे? तो इस तरह से जो नहीं, समाज को गाइड करने के लिए मैं आपका विचार चाहता हूँ कि जो हमारा ये ओबीसी समाज है, किसी का भी कठपुतली का शिकार न रहे, और किसी के बहकावे में ना आवे, और किसी ऐसे संगठन के जंजाल में ना फंसे। इसका अपना एक स्वतंत्र चिंतन का आंदोलन हो, और इसकी गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत हो, और वो ओबीसी के अपने उस पर आधारित हो, अपने रिसोर्स पर आधारित हो, किसी का उसको सहारा ना हो। इस तरह से के आंदोलन के निर्माण की जो कड़ी है, उस पर आपका एक विचार मैं चाहता हूँ। किस तरह से इस तरह का विचार बनेगा? प्रोफेसर साहब, आपने जो बात अभी रखी है और अपने जितने पैनलिस्ट हैं उन्होंने भी बहुत अच्छी बात की थी। इन्हीं मुद्दों पर जो बात मैं कहना चाहता हूँ, अब देखिए अभी पंचायती राज हमारे यहाँ चल रहे हैं और उसमें तकरीबन 50% आरक्षण चल रहा है। तो मतलब कि ओबीसी SC ST के 50% सरपंच प्रधान आ रहे हैं, लेकिन वो लोग भी क्या कर रहे हैं, पंचायत लेवल पर भी वो लोग अगर चाहते तो अपने लोगों को बहुत सारी विकास योजनाओं से जोड़ करके उनका जीवन भला कर सकते,
लेकिन वो भी कहीं न कहीं उन्हीं राजनीतिक पार्टियों से गठजोड़ करके और अपनी सत्ता बरकरार रखना चाहते हैं और करते हैं। कहीं न कहीं हमें फिर से अपने समाज के जितने भी शिक्षित लोग हैं, चिंतक हैं, उनको आना पड़ेगा और अपने समाज के लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा। उनको उनकी लड़ाई उस गाँव-गाँव पंचायत लेवल तक लड़नी पड़ेगी। क्या उनको राशन मिल रहा है पूरा या मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? क्या इंदिरा आवास, जवाहर योजना के तहत उनको जो है आवास मिल रहा है या रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है उनको? इनकी निगरानी हमें समाज के लोगों को इकट्ठे होकर के अपने लोकल जो गवर्नमेंट वहाँ पर है पंचायती लेवल पर, उस पर अपना पहले कंट्रोल करना पड़ेगा। जिस दिन आप लोगों को वहाँ खड़ा कर देंगे उनके खिलाफ, उस दिन आप मजबूत हो जाएंगे। तो हमें पहले दिल्ली या राज्यों के राजधानी के बारे में पहले नहीं सोचना चाहिए, हमें पहले सोचना चाहिए पंचायत की राजधानी के बारे में। हर पंचायत की जो राजधानी है उसका मजबूतीकरण हम कैसे करें। जिस दिन आप पंचायत में अपनी पकड़ बना रखेंगे, उस दिन आपका सारा कायाकल्प हो जाएगा और आपके लोग भी आपके साथ हो जाएंगे। तो हमें अपने समाज के शिक्षित लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा। उनको जो हमारे कानूनी प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान है या और योजनाएं हैं, उनको अच्छी ज्ञान हो और अपने लोगों को वो अपने टेबल लगाकर बैठे अपने अपने गाँव में और अपने पंचायत में कि लोगों को बताएं कि आपकी ये चीजें हैं और वहां से आप अपने संगठन बना करके आप वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, सरपंच हो, प्रधान से ये सवाल करें कि इनकी ये हक इनको क्यों नहीं मिला, अगर मिल ऐसे है तो लूटपाट क्यों हुआ। तो जिस दिन आप ये तरीका शुरू कर देंगे करना, तो आपका समाज इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और हर समाज एक दूसरे से जुड़ना शुरू हो जाएगा। और ऐसे जो लोग लड़ा करके अपनी राजनीति करना चाहते हैं, अपनी सत्ता कायम करने चाहते हैं, उनका कहीं न कहीं भंडाफोड़ होगा, कमजोर होंगे और धीरे धीरे समाज अपने आप को स्थापित आगे बढ़ेगा। जी 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 जी, बहुत अच्छी बात की। जैसे जैसे हम लोग अपना एक इस तरह का एक मददगारी रूप धारण करेंगे, एक दूसरे की मदद करने का, और उसके साथ साथ जो योजनाएं चल रही हैं पंचायती राज से जो है ग्राम प्रधान से लेकर के जिला पंचायत सदस्य तक होते होते जब व्यवस्था को मजबूत कर लेंगे तो हम देश को भी मजबूत कर लेंगे। जो आपका ये बहुत अच्छा सुझाव है। तो मैं फिर चलना चाहता था एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं। अगर आप अपने गांव में एक टेबल लैपटॉप लगा के बैठ जाइए और लोगों से पूछिए कि भाई किसका किसका आधार कार्ड नहीं बना, किसका किसका वोटर कार्ड नहीं बना, किसका किसका राशन कार्ड नहीं बना, तो आपको कम से कम आधे लोग आएंगे गांव के जिनके पास ये सारे डॉक्यूमेंट की कमी होगी आपके पास, या अगर होंगे तो कहीं ना कहीं उनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी निकलेगी एक दूसरे में। अगर आप इतना काम कराने लग जाएं गांव के लोगों के पास बैठ करके, तो आपके लिए बहुत सारा सुनहरा मौका मिलेगा। मैं यहाँ दिल्ली में आम आदमी पार्टी के टाइम में 4000 वोटर बनाए अपने बैठ करके अपने एरिया में, उनका फोटो लेकर के, उनका एक लोकल एड्रेस लेकर के, और 4000 लोगों को मैंने अपने लैपटॉप से इलेक्शन कमीशन को भेज 4000 वोटर कार्ड अपने एरिया में बनाए हम। तो ऐसे लोग बनते हैं, उनके जाति प्रमाण पत्र आप बनवा दीजिए, आप उनके बहुत सारे ऐसे काम है छोटे आप करवा दीजिए, आपका संगठन 2 मिनट में खड़ा हो जाएगा। हमारे लोगों को महल और हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए, उनको बहुत छोटी छोटी चीजों की जरूरत है। उनका आवास अगर नहीं है तो उनके आवास योजना में उनका आवास दिलाने की कोशिश करिए। इन चीजों का काम थोड़ा सा कर दीजिए आप, तो आपके पास बहुत भीड़ आपके पास हो गया। ऐसे लोगों की संख्या 90% है। जी 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 जी, आपने बहुत अच्छी बात की कि जब व्यवहारिक पक्ष जब तक नहीं अपनाएंगे तब तक ये जातियों का जो है, इन लोगों का जो है जुड़ाव एक साथ नहीं हो पाएगा। जब उनकी समस्याओं के साथ हम खड़ा होंगे तो वो अपनी समस्याओं को समाधान के लिए हमारे पास आएंगे, तो हम उनकी समस्याओं का समाधान करने लगेंगे तो निश्चित रूप से आभारी होंगे। देशपाल जी, मैं आपकी तरफ चलता हूँ। सर जो कह रहे हैं, देशपाल जी, हेलो 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 जी, देशपाल जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? हेलो जी, ब्रज मेहरा जी, आवाज आ रही मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। जी जी, जैसे मैं देशपाल जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी देशपाल जी, आवाज आ रही है मेरी? मैं बोलूं क्या? जी जी, आप चलिए। सर मैं बोलूं?
जी जी हाँ। देखिए जी, 3 बातें इस परिचर्चा में 3 बातें खुलकर सामने आई हैं कि एक तो हमारा दबाव जो है वो गवर्नमेंट पर नहीं पड़ रहा। दूसरा, जो हमारे लोग हैं, जो जैसे आपका कठपुतली का लफ्ज इस्तेमाल किया, वो कठपुतली, उनसे भी बात करनी। तो हम ये चाहते हैं, और इसके साथ जो हमारे, मैं आपको एक मिसाल दूं, एक याद कराऊं कि जम्मू कश्मीर में एक राष्ट्रीय पार्टी का जहां आदमी रहा, तो वो भी इसे हमारे ही समाज का था। उसने कई सालों साल रहा। उसने ये नहीं सोचा कि हमारी बरादरी है, हमारे ओबीसी के दूसरे लोग हैं, उनसे मिला जाए। सिर्फ उन्होंने खाना और अपनी पार्टी को आगे बढ़ाया। तो मैं ये कहूंगा कि हमें ऐसे लोगों से बिल्कुल किनारा कशी करनी चाहिए, और हमारा दबाव जो है वो गवर्नमेंट पर बनना चाहिए, जो नहीं बन पा रहा। जम्मू कश्मीर का दुर्भाग्य देखिए कि हमारे यहाँ नकली जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, उनको सारी सहूलतें दी जा रही हैं। नकली से मेरी मुराद ये है कि असली जो लोग हैं, जो अपने मंडल कमीशन रिपोर्ट के लिस्ट पर है, और गवर्नमेंट जो है अपने ही चेतों को, अपने ही लोगों को बहाने से उनको, जैसे कोई एएलसी का है, एक्चुअल लैंड ऑफ कंट्रोल का है, कोई बैकवर्ड एरिया बना दिया। और आपको ये बात बताऊं, जहाँ जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री थे, उनके गांव के पास आधा किलोमीटर से भी कम सड़कें कच्ची रखी जानबूझकर, और ये शो किया ये बैकवर्ड एरिया। और हमारे लोगों को कैसे मिलेगा जब तक हमारी लीडरशिप मौजूद जाते हैं। जी देशपाल जी, अब आपके पास चलते हैं। ये जो बातचीत का जो क्रम चल रहा है, वो जो सवाल अधूरा अभी हमारा है कि जैसे हम लोग जो है किसी न किसी बात के शिकार रहते हैं। कोई आदमी हमारे बीच में आ जाता है और आकर के हमारी बातें करता है, और जब उसका संगठन खड़ा हो जाता है, फिर वो कहीं न कहीं उनके साथ चला जाता है, जाकर के फिर समाज को भूल जाता है। तो ये क्रम चल रहा है। तो इस तरह से वो उन्हीं के द्वारा बनाए हुए जाल को अपना करके और एक तरह से कठपुतली की तरह नाचता रहता है। वो कहेगा आंदोलन करो तो आंदोलन करेगा, वो कहेगा नाचो तो नाचेगा, वो कहेगा आंदोलन नहीं करो तो नहीं करेगा। तो एक इस तरह की स्थिति है। इसे कैसे बचा जा सकता है? इससे जब ही बचा जा सकता है जब हमारे सामाजिक संगठन अपने दम पर खड़े हों। अगर वो सामाजिक संगठन जब तक जो है राजनीतिक नेताओं के पिछलग्गू बने रहेंगे, तब तक जो है इस तरह की समस्या बनी रहेगी। जैसे नरेंद्र कश्यप जी हमारे राज्यसभा सांसद रहे, विधान परिषद सदस्य रहे, उन्होंने जब जब बसपा की सरकार बनी, तब जब भी बसपा के खिलाफ कोई आंदोलन खड़ा हुआ तो उन्होंने उसको जो है खत्म करने का जो है काम करा। उसे कभी ये नहीं सोचा कि यदि ये लोग विरोध कर रहे हैं तो तुम बहन जी से कहो कि बहन जी समाज में समस्या खड़ी हो रही है, अगर ये समस्या दूर नहीं हुई तो पार्टी को नुकसान होगा। बल्कि उल्टा काम करा, उल्टा काम ये करा कि समाज को दबाने का काम करा। समाज से कहा कि अगर आपने आवाज उठाई, आपने आंदोलन चलाया तो मैं कमजोर होऊंगा और बहन जी जो काम हो रहे हैं उन्हें रोक देगी। उल्टा काम होता है। हमारे समाज के नेता जो है उल्टे काम करते हैं। मैं किसी भी दल से जुड़ा हुआ हूँ, मैं मजबूत तब होऊंगा जब मेरा समाज जो है मजबूत होगा। अगर समाज कहीं ना कहीं कमजोर है तो मैं कमजोर रह जाऊंगा और मैं वही सब करूंगा जो अब तक होता आया है। समझे? ये सब जो है समस्या इसीलिए रही है कि सामाजिक संगठन पिछलग्गू बन जाते हैं राजनीतिक दल के नेताओं के। अगर राजनीतिक दल के नेता जो है पिछलग्गू नहीं बनाएंगे सामाजिक संगठनों को, सामाजिक संगठन अपने दम पर मजबूत होगा, राजनीतिक दल का किसी भी नेता का पिछलग्गू नहीं बनेगा, तो समाज को जो है उसका फायदा जब पहुंचेगा। जब तक सामाजिक संगठन अपनी मजबूती राजनीतिक नेता को नहीं दिखाएगा, तब तक राजनीतिक नेता को पता ही नहीं चलेगा कि जो है मुझे करना क्या है। उसे एक बार पता लग जाए कि अगर ये संगठन जो है, सामाजिक संगठन जो है हमारे, अगर मेरे साथ ना आए तो मैं कमजोर रह जाऊंगा, तो कोई भी राजनीतिक दल मुझे पूछने वाला नहीं है। जब तक राजनीतिक दलों को भी एहसास नहीं होगा कि जितने भी जो है सामाजिक संगठन है, अगर इनकी ना सुनी तो तुम सत्ता में आने वाले नहीं हो, तो तब तक ये समस्या दूर होने वाली नहीं है। जी, बहुत अच्छी बात की। संगठनों को भी जो है इसी शक्ति में आना चाहिए ताकि राजनीतिक दलों को वो आईने दिखा सके कि यदि इनका काम नहीं होगा तो आपकी भी राजनीति चलने वाली नहीं है। जी, फिर मैं चलता हूँ आदरणीय प्रमोद जी के पास। प्रमोद जी, देशपाल जी बात को कह रहे हैं कि जो है सामाजिक संगठन इतना सशक्त और मजबूत होना चाहिए जिससे कि राजनीति करने वाला व्यक्ति भी एक बार को ये सोचे कि यदि इस सामाजिक समूह का काम नहीं किया तो निश्चित रूप से आपकी राजनीति ये चलने नहीं देगा। तो हम इस पर आपके विचार जानना चाहते हैं। जी सर, देखिए ऐसे है जी कि हमें राजनीति
करने के लिए राजनीतिक संगठन तैयार करने होंगे, ना कि सामाजिक संगठन बनाने होंगे। सामाजिक स्तर पर हम सब लोग एक हैं, लेकिन उससे उठ के हमें आगे चल के राजनीति के लिए राजनेता तैयार करने पड़ेंगे, अपने बच्चे अपने परिवार से लेने पड़ेंगे। और इसके लिए हम आने वाले समय में आह्वान करेंगे सर, बहुत समय से चला आ रहा है कि जिन्होंने एक जगह एकजुट होकर काम किया वो कामयाब हुए। तो हम आने वाले समय में पूरे भारतवर्ष में ऐसा आह्वान करेंगे, देशवाल जी जैसे बोल रहे कि हमें सिर्फ मात्र एक ओबीसी परिवार से एक जन चाहिए, पूरा परिवार नहीं हम मांगेंगे, एक जन हमें चाहिए जो पूर्णतः सहमत हो कि मैं ओबीसी के लिए तत्पर हूं और ओबीसी के लिए ही काम करूंगा। ठीक है जी। और इससे क्या होगा कि हमारा राजनीतिक संगठन पूरे भारतवर्ष में खड़ा होगा। हम किसी से पैसा नहीं मांग रहे, किसी से कोई परिवार का ये नहीं मांगे कि आप समय दीजिए, मात्र एक जन दीजिए जो आप स्व इच्छा से करे कि मैं ओबीसी के लिए काम करना चाहता हूँ। तो उससे हमें सरकार को ये नहीं दिखाना पड़ेगा कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे तो आप गिर जाओगे। सरकार ये सोचे कि इनको राजनीतिक में हमें हिस्सा देना है, अब ये बिना हिस्सा लिए मानेंगे नहीं, क्योंकि हमें राजनीतिक संगठन खड़े करने हैं जी। सामाजिक तो हम लोग है ही, सामाजिक जहां परिवार है वो समाज है, जहां 10 परिवार बैठे वो समाज है। हमें राजनीतिक में हिस्सा लेना है, राजनीतिक पार्टियां बनानी है अपनी। ऐसा एक भव्य दिखाना पड़ेगा ओबीसी समाज का वर्चस्व कि सरकारें खुद आपके पास आके बोले भाई आप चाहते क्या हो, हमसे ये बताओ। तब आप अपनी प्रांतीय, अपनी क्षेत्रीय, अपनी जिला स्तर की समस्या उनके आगे रखे, भाई हम ये चाहते हैं और इस हिसाब से हमें ये हमारा जो मानव अधिकार है हमें वो चाहिए, जिससे आपने हमें 70 वर्षों से वंचित रखा हुआ है। तो वो जब तक हम ऐसा कुछ नई दूरंदेशी का सोचेंगे, क्योंकि सर ये आज का मसला नहीं, ये जब तक हम जीवित हैं तब तक के ये मसले हैं, जब तक हमारे वंशज रहेंगे तब तक के ये मसले हैं, को बहुत दूरंदेशी से देखना पड़ेगा। आप आज से 100 साल की आगे जब बात रखेंगे कि हमारे बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, तब भी यही समस्या रहेगी, तो आप इस समस्या का समाधान खोजने के लिए तत्पर होंगे। अगर अपने जीवन पे हम देखेंगे तो हमारे बुजुर्ग जो चले गए वो नहीं कुछ कर पाए। आज हम बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, मीडिया के माध्यम से एक दूसरे से मुलाकात हो रही है, आपके दर्शन हो रहे हैं, विचार हो रहे हैं, प्रगटाव हो रहे हैं। तो हम लोगों को राजनीतिक क्षेत्र में हिस्सा लेने के लिए राजनीतिक सोच चाहिए, सामाजिक सोच नहीं चाहिए। जी 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 जी, आपने अच्छी बात कही सर, जो है कि इसकी भी आवश्यकता है। तो समय समाप्ति की ओर है लगभग, मैं इस कंक्लूजन की ओर चलना चाहता हूँ आदरणीय वकील साहब को समय देते हुए। वकील साहब, इस सभा को समेटते हुए इसके एक निर्णय पर आपको ले जाना चाहता हूँ, इस पर विचार दीजिए। जहाँ तक सवाल है हमें राजनीतिक पार्टियां बनाने की, तो 6,743 जातियां जनवरी घंटे तक और मुझे लगता है आज खुली लाखों, हमको लगता है हजारों पार्टियां हैं, उनमें जितनी जातियां हैं उतनी पार्टियां भी हैं। और शायद कोई पार्टी ऐसी होगी जो एक अपना प्रधानी जीत सकता हो। तो पार्टियां से कुछ नहीं होना है, पार्टियां का बनने से सबसे बेन जरूरी है कि हमारा जो है एकता और एक मजबूती कितना है। अगर मैं एक प्रधानी का इलेक्शन नहीं जीत सकता हूं तो उस पार्टी बनाने का कोई मकसद नहीं रह जाएगा हमारे लिए। इसलिए पहले नंबर अपने लोगों को मजबूत करके एकत्र करके खड़ा करना पड़ेगा, तो फिर आपकी पार्टी अपने आप बन जाएगी, आपकी पार्टी भी बनेगी, आपके लोग जितना शुरू कर देंगे और फिर आपकी सत्ता भी आ जाएगी। तो हमें कहीं ना कहीं सामाजिक एकता कायम बहुत जरूरी है करना। ऐसा नहीं कि पार्टी नहीं, आप भी देखते होंगे हर रोज कोई ना कोई आदमी आता है, एक पॉकेट में पार्टी का सिंबल लेके आता होगा मिलने आपसे भी। तो इसलिए हमें पार्टियों की कमी थोड़ी है। तो इस चीज को ध्यान, आप देखिए पेरियार जी ने एक सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाए थे साउथ में, बिना पार्टी बनाए हुए, उसके बाद अपने आप जस्टिस पार्टी बन गई उनकी। अब पार्टी ऐसी बनी कि आज तक जो है तमिलनाडु में ओबीसी का राज है, बहुजनों का वहां राज है। तो सबसे पहले वही है कि आपको एक ऐसी मूवमेंट, सामाजिक मूवमेंट चलाना पड़ेगा जब तक आपका ताकि समाज आपसे जुड़े। जब तक समाज आपसे नहीं जुड़ेगा तो आप पार्टी से तो कोई नहीं, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी बहुत सारी पार्टियां बैठी हैं जो पौवा दे देता है, तो 200 रुपया भी दे देता है। तो आज आदमी तो बस सीधा सोचता है भाई आपको तुम्हें पहचानता भी नहीं। तो जब तक हम अपने लोगों से उनसे सामाजिक पहचान नहीं बनाएंगे, सामाजिक एकता नहीं बनाएंगे, तब तक वो मुझे फ्री में वोट क्यों दे देगा कोई। जब तक हमें उनको हम आपके हैं और हमारे लिए हैं और हम एक मकसद के लिए आए हैं और अपने दुश्मनों को हटाना है और अपने लोगों को आगे करके सत्ता का
करना है, तब तक तो आपको पूछना क्या, वोट क्या देगा वहां तो पौवा पर और 10-100-200 रुपया वोट दे देगा जाकर के आपका। इसीलिए हमें वो सब कोई बड़ी बात नहीं है, पार्टियां मिल जाएगी, जिस दिन एकता होगा उस दिन पार्टियां अपने आप खड़ी हो जाएंगी, और वही पार्टियां आपके पैर पकड़ने लग जाएंगी मौजूदा है अभी। तो इसीलिए बहुत है, और ये भी जरूरत राजनीतिक दल की भी आवश्यकता है। तो वो राजनीतिक दल है, जब समाज में संगठन की शक्ति का निर्माण होगा, मजबूत होगी, तो कोई भी अपना हक अधिकार लेने के लिए जो है हो जाएगा काम। तो अब कंक्लूजन की ओर मैं चाहता हूँ आदरणीय ब्रज मीना जी को, अब समय समाप्ति की ओर 2 मिनट में आप अपनी बात को समाप्त करेंगे। ब्रज मीना जी। देखिए जी, मैं जो पहले दबाव की बात कर रहा था ना, सरकार पर दबाव बनाने के लिए, तो उल्टा हम पर दबाव है, क्योंकि हमें 3 मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है। एक तो प्रशासन से, अपने लोगों से लड़ना पड़ता है। तो हम ये चाहते हैं कि जब तक एकीकरण ना हो, अभी पार्टियों की बात चली है, हमारे कश्यप समाज में ही कम से कम 35 पार्टियां बनी हुई हैं। जब तक ये एक पार्टी नहीं होगी, ये काम बनने वाला नहीं है। जी 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 बहुत अच्छी बात कही आपने कि 35 पार्टियां जो बनी हुई हैं, और जब तक ये एक नहीं हो पाएंगी तब तक कोई हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो है कार्यक्रम का शुभारंभ वकील साहब ने किया था, और अंत में जो है आदरणीय देशवाल जी के मुखारबिंदों से चाहता हूँ, आदरणीय देशवाल जी इस सभा को समाप्त करने के लिए जो है आप 2 शब्द कह करके कंक्लूजन में जो है आप आ गया। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने जो है मुझे समय दिया आज, और समाज के सामने जो है अपनी बात कहने का मौका दिया। और जो है मैं यही कहना चाहूँगा कि जब तक हम अपना को सामाजिक स्तर पर मजबूत नहीं करेंगे, हम जो है राजनीतिक स्तर पर भी मजबूत नहीं हो पाएंगे, क्योंकि राजनीतिक स्तर पर मजबूत होने के लिए भी सामाजिक स्तर की मजबूती बहुत ज्यादा जरूरी होगी, जो कि है ही नहीं। आज अगर हम राजनीति में पिछड़े हैं तो उसका कारण कहीं ना कहीं सामाजिक पिछड़ापन भी है। सामाजिक पिछड़ापन जब तक दूर नहीं होगा तब तक हम किसी भी स्तर पर सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। और अब तक जो सफलताएं हासिल हुई हैं वो कुछ समय के लिए रही हैं, चाहे किरणपाल कश्यप जी विधायक रहे हो, चाहे नरेंद्र कश्यप जी हो, और अब जो है हमारे सामने विजय कश्यप जी हैं, इनका भी हस्त देख लेना। आज राज्य मंत्री हैं, प्रदेश सरकार है, पश्चिम से हमारे पहले मंत्री हैं, क्या अधिकार है इनके सबके सामने है। तो इसका कारण क्या है कि हम सामाजिक स्तर पर मजबूत नहीं है। अगर सामाजिक स्तर पर मजबूत होते तो बीजेपी कहीं ना कहीं ने जो है मजबूती से जो है अपना काम करने के लिए कहती। अगर आज जो है इनके पास कोई अधिकार नहीं है कोई कार्य करने का समाज के लिए या पिछड़ों के लिए, तो उसका जो है सामाजिक पिछड़ापन सबसे बड़ा कारण है। इसी के साथ जो मैं अपनी बात जो समाप्त करना चाहूंगा। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। आप लोगों ने बहुत ही कीमती समय दिया है और जो है इस समाज के उत्थान की चर्चा में शामिल हुए। खासकर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर से मेहरा जी का, पंजाब से जो है प्रमोद जी का, देशवाल जी का, और वकील साहब का खासकर से कि बहुत व्यस्तम समय में से समय निकाल करके समाज के इस चेतना जागृति में आपने हिस्सा लिया। और ये AIBC टीवी सर जो है दबे कुचले वंचित समाज के समाधान के लिए उनको एक OBC वर्ग में, पिछड़े वर्ग में जो है संगठित करके जन आंदोलन की तैयारी में है। तो इसका प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। और मैं जितने भी दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम को आप शेयर करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को भेजिए। इन्हीं शब्दों के साथ ही कार्यक्रम आज यहीं पर समाप्त होता है। सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद। जय भीम।